हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर। उसमें हमारी यूनिट 3 यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम चल रही थी और उसमें हमारा पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स यानी कि हमने पार्ट 1 में सिलेबस के अकॉर्डिंग एनाटॉमी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में अच्छे से ब्रीफ में डिस्कस किया हुआ है, यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी एंड इसके कुछ ऑर्गन्स के बारे में हमने ब्रीफ में वहाँ पे डिस्कस किया था पार्ट 1 में। तो प्लीज़ आप लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को ज़रूर देखिए, तभी आप लोग की फर्दरली जब आगे पार्ट्स को देखेंगे तब आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। बाकी इसमें हमारा एक ऑर्गन बच गया था जो कि था हमारा लंग्स। तो ये थोड़ा लेंदी हो गया था, मतलब वीडियो भी लेंदी हो गई थी, और ये हमारा जो मतलब कि ये वाला जो ऑर्गन है इसके बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, तो ये थोड़ा लेंदी पार्ट है, इसीलिए इसको हम पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में जो जो हम कवर करने वाले हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम स्पेशल रेफरेंस टू एनाटॉमी ऑफ लंग्स यानी कि लंग्स की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे ब्रीफ में विद डायग्राम एंड मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन का मैकेनिज्म क्या होता है, रिस्पायरेशन का रेगुलेशन कैसे होता है, इन सभी चीज़ों को हम आज पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले लंग्स के बारे में। तो लंग्स के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हम पहले ही नज़र डाल लेते हैं कि इसमें जो हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम के जो जितने भी हमारे ऑर्गन्स थे इनके सबके बारे में हमने स्टडी कर लिया था। इसमें हमने ये कि मतलब हमारे अंदर ऑक्सीजन कैसे जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है। तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसमें हमारी ऑक्सीजन यानी कि इन्वायरमेंट से हम ऑक्सीजन को कैसे इनहेल करते हैं थ्रू दी नॉस्ट्रिल, एंड वो हमारे लंग्स में जाती है, उसके बाद एल्वोलाई में जाती है, फिर एल्वोलाई फर्दरली ये एयर को यानी कि ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसफ़र करता है, फिर ब्लड के थ्रू हमारे पूरी सेल्स में पहुंच जाती है ऑक्सीजन। फिर यहाँ पे हमारी जो सेल्स होती है वो जो ऑक्सीजन मतलब सेल्स में पहुंचती है, तो वो ऑक्सीजन हमारे ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है। उसके बाद ये क्या फॉर्म करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी यानी कि एनर्जी, जिससे हमको एनर्जी मिलती है और जिससे हम सारे दिन अपना काम कर पाते हैं, ठीक है। फिर हमारी यही सेल्स क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से जो कि वेस्ट मटेरियल है इसको उठा के ब्लड में फर्दरली भेज देती है वापस, फिर ब्लड से एल्वोलाई में भेजती है, एल्वोलाई फिर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में भेज देता है, फिर लंग्स के थ्रू ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे नॉस्ट्रल के थ्रू बाहर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है, निकल जाती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पार्ट 1 में अच्छे से डिस्कस किया है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग पार्ट 1 में देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं अपने ऑर्गन लंग्स के बारे में। तो बेसिकली सबसे पहले बात कर ले लंग्स के बारे में, तो ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में। तो ये जो हमारे बेसिकली लंग्स होते हैं ये हमारे 2 पेयर्स में पाए जाते हैं, ये हमारे यहाँ पे पेयर में पाए जाते हैं। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे पेयर में पाए जाते हैं तो हमारे 2 लंग्स होते हैं, ठीक है, और ये हमारे कुछ थोड़े से कोन शेप्ड में होते हैं। अगर इनको थोड़ा सा रफली देखा जाए तो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा ट्रायंगुलर यानी कि हमारे कोन शेप में होते हैं। बाकी हमारे स्पॉन्जी ऑर्गन्स होते हैं, थोड़े से फ्लफी टाइप के होते हैं एंड लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी। अब ये जो हमारे लंग्स होते हैं ये बेसिकली थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये हमारे जो पूरे लंग्स आप देख रहे हैं, तो ये हमारी जो ये मतलब ये बाहरी वाला हिस्सा जो है ये हमारा क्या कहलाता है, इसके अंदर हमारा प्रेजेंट है ना, तो ये हमारा पूरा क्या कहलाता है, थोरेसिक कैविटी कहलाती है। तो इसी को यहाँ पे हम थोरेसिक कैविटी बोल देते हैं, जिसके अंदर हमारा यहाँ पे लंग्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है। और लंग्स का मेन काम क्या होता है, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होते हैं, एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस, यानी कि ये हमारे जब मतलब कि रिस्पायरेशन प्रोसेस हो रही होती है, जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं, ब्रीथिंग ले रहे होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे जो गैस एक्सचेंज होती है यानी कि ऑक्सीजन हमारे अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बाहर जाती है, ठीक है। तो एक बार जब हम ऐसे मतलब कि ऊपर के जब सांस लेते हैं तो वो हमारी क्या होती है, जब अंदर सांस लेते हैं तो यानी कि O2 एयर हमारे अंदर जा रही, ठीक है, और जब हम सांस छोड़ते हैं, ठीक है, तो वो हमारी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर जा रही है बॉडी से। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बेसिकली चेंजिंग इन एक्सचेंजिंग इन गैस, ठीक है। बाकी ये हमारे एक प्राइमरी ऑर्गन्स होता है किसका, हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का। तो इतना तो आप लोग लंग्स के बारे में समझ गए कि लंग्स बेसिकली हमारे पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ये हमारा कोन शेप में होता है, थोड़ा सा स्पॉन्जी ऑर्गन्स होते हैं हमारे, थोरेसिक कैविटी में लोकेटेड होते हैं, एंड इसका मेन काम यही मेन फंक्शन होता है कि ये गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं थ्रू रिस्पायरेशन प्रोसेस, यानी कि ड्यूरिंग जब हम रिस्पायरेशन प्रोसेस हमारे अंदर चलती है। बाकी हमारे प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के। अब इसके एनाटॉमी के बारे में देख लेते हैं कि इसकी क्या एनाटॉमी है।
एनाटॉमी मतलब इसके डायग्राम, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। फंक्शन मतलब क्या होता है? फंक्शन मतलब फिजियोलॉजी, ये फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एनाटॉमी मतलब इसका स्ट्रक्चर। तो एनाटॉमी की बात करें तो ये हमारे थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये थोरैसिक कैविटी है जिसमें हमारे ये प्रेजेंट होते हैं, एंड वन ऑन ईच साइड ऑफ हार्ट। तो मतलब कि ये हमारे यहाँ पे हार्ट के, यानी कि ये वाला जो हिस्सा होता है, बीच वाला पार्ट होता है, यहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हार्ट के एक एक साइड में हमारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेफ्ट लंग एंड राइट लंग, एक तरफ जैसे बीच में हार्ट होगा, एक साइड हमारा मतलब कि लेफ्ट साइड हमारा एक लंग प्रेजेंट होगा और एक राइट साइड हमारा एक लंग्स प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से हमारे ये हार्ट के एक एक साइड में हमारे प्रेजेंट होते हैं। राइट लंग इज स्लाइटली लार्जर देन लेफ्ट। अब हमारा जो राइट वाला लंग्स होता है, यानी कि जो राइट लंग्स है वो हमारा थोड़ा सा स्लाइटली मतलब कि लेफ्ट वाले लंग्स से हमारा थोड़ा सा बड़ा होता है, वेट में भारी होता है, यानी कि थोड़ा सा स्लाइटली हमारा ये लेफ्ट वाले से बड़ा होता है। बाकी इसके वेट के बारे में बात करें तो जो हमारा राइट वाला लंग होता है, ठीक है, तो ये अप्रॉक्स हमारा 600 से 700 ग्राम का होता है और जो लेफ्ट वाला अप्रॉक्स 500 से 600 ग्राम का होता है। टोटल अगर देखा जाए, दोनों को मिला के देखा जाए तो ये हमारे 1.1 और 1.3 kg के होते हैं, यानी कि बोल सकते हैं 1.25 किलो तक हमारे लंग्स का वेट देखने को हमको मिलता है। बाकी हमारा यहाँ पे जो राइट लंग्स होता है, यानी कि जो राइट वाला लंग्स होता है, इसमें हमारे आप लोग को इस तरीके से, ये जो आप लोग को ये दिख रहा है, लाइन दिख रही है, तो ये हमारे क्या होते हैं? लोब्स होते हैं। राइट लंग्स के हमारे लोब्स होते हैं। तो राइट लंग्स में हमारे बेसिकली 3 लोब्स पाए जाते हैं, लेफ्ट लंग्स में हमारे बेसिकली 2 लोब्स पाए जाते हैं। अब राइट में 3 है, जैसे कि 1 2 3, तो इसमें हमारे 3 लोब्स हो गए, ठीक है। और जो यहाँ पे लेफ्ट वाला होता है, इसमें हमारे 2 लोब्स होते हैं, एक ये वाला लोब होता है और एक ये वाला लोब होता है, ठीक है। बाकी इसमें हमारा ट्रैकिया होता है और मतलब कि यहाँ पे डायफ्रागम होता है, सब कुछ होता है। तो ये आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। अब पार्ट्स के बारे में देखें तो बेसिकली इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर इसमें अपर वाला पार्ट देखें तो ये जो अपर वाला दोनों का पार्ट होता है, ये हमारा अपेक्स कहलाता है, और ये वाला जो यहाँ पे पार्ट होता है मतलब डाउनवर्ड पार्ट जो होता है, इसको हम बेस कहते हैं। तो जो यहाँ पे हमारा अपेक्स होता है वो हमारा अपर फेसिंग, यानी कि अपर वाला पार्ट है, और जो बेस होता है वो हमारा थोड़ा सा कॉनकेव शेप में, यानी कि इस शेप में होता है, कॉनकेव शेप में। एंड सेमिलुनर लोअर फेसिंग, यानी कि हमारा लोअर फेसिंग में है, लोअर में है, तो इसीलिए हमारा बेस कहलाता है, ठीक है। वो थोड़ा सा एक कॉनकेव शेप में होता है। अब इसके हम कॉस्टल सरफेस की बात करें तो जैसे कि हमारा ये जो लंग्स है, अगर इसको हम जैसे ऐसे ऐसे करके देखें, ठीक है, तो ये हमारा कॉस्टल सरफेस कहलाता है। तो इसके अंदर बेसिकली हमारी 3 बातें आती हैं। पहला होता है हमारे यहाँ पे कॉस्टल कार्टिलेज, जिसके हमारे ये बने होते हैं। बाकी इसमें हमारी रिब्स आ जाती हैं, जो कि मतलब कि जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, जो इससे जिससे ये सराउंडेड होते हैं, तो यहाँ पे हमारी रिब्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि हड्डियाँ। एंड इसके बाद थर्ड आ जाता है इंटरकॉस्टल मसल। अब जैसे कि हमारी ये जो हड्डियाँ होती हैं, यानी कि जो रिब्स होती हैं, मान लो जैसे कि ये हमारी यहाँ पे क्या है, ये हमारी रिब्स हैं, ठीक है। जो इनके बीच का गैप हमारे यहाँ पे खाली नहीं होता है, यहाँ पे हमारी क्या होती है, मसल्स फिल होती हैं। तो इनके इंटरकोस्टल मसल्स जो होती है वो हमारी हड्डियों के बीच में होती है, तो इसीलिए हमारे ये क्या कहलाते हैं, इसमें इंटरकोस्टल मसल्स भी हमारी प्रेजेंट होती है, जो कि हमारी हड्डियों के बीच का जो गैप होता है उसको फिल करती हैं। तो ये हमारे रिब्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ये हमारा एक तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अब उसके बाद हमारे यहाँ पे आ जाता है मीडियल सरफेस। मीडियल मतलब कि जो मिडिल का पोर्शन होता है, ऊपर का हो गया, नीचे का हो गया, ये हमारा मीडियल वाला सरफेस होता है, यानी कि बीच का। तो अगर इस वाले पार्ट में बात करें, लंग्स के जो बीच वाला पार्ट है, इसको हम मीडियल सरफेस कहते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे कॉनकेव मीडियल सरफेस, यानी कि हमारे कॉनकेव शेप में प्रेजेंट होता है, एंड कंटेन ट्रायंगुलर शेप्ड हीलियम। बेसिकली मतलब कि ट्रायंगुलर शेप का हमारा हीलियम यहाँ पे पाया जाता है। एक्चुअल में हीलियम क्या होता है, चलिए वो देखते हैं। तो हम मान लो जैसे कि हमारे लंग्स में एक हमारा एरिया होता है ट्रैकिया का, जहाँ से ट्रैकिया घुसता है, एक हमारा होता है ब्लड, मतलब कि हमारी ब्लड वेसल्स वगैरह, मसल्स वगैरह होती हैं, ठीक है, नर्वस सिस्टम से, तो वो हमारी सब यहाँ पे कनेक्टेड होती हैं। तो जो यहाँ पे कनेक्टिंग पॉइंट, यानी कि जो एंटरिंग पॉइंट होता है, उसको यहाँ पे हम हीलियम बोल देते हैं। यानी कि हीलियम जो है, इसी के थ्रू हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे एंटर कर, यानी कि जैसे ट्रैकिया वगैरह है, यहीं से हमारे यहाँ पे एंट्री है इसकी, यहाँ से मतलब ये हमारी कनेक्ट होते हैं। मतलब कि जो ब्रोंकस, आर्टरीज वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं वो हमारी हीलियम के थ्रू यहाँ पे एंटर करती हैं। उसके बाद यहाँ पे मतलब कि क्या है, ये तो इसी को यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं, एंट्री पॉइंट ऑफ फॉर ऑल। तो ये हमारी एक तरीके से एंट्री पॉइंट कहलाता है। अब यहाँ पे चौथा आ जाता है मीडियस्टीमम। तो ये हमारे यहाँ पे मतलब कि जो लंग्स के जो बीच वाला पार्ट है, जहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, हार्ट ऑक्यूपाइड होता है, इसी के बीच वाला जो पार्ट है, इसको यहाँ पे मीडियस्टीमम बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है दोनों लंग्स के बीच में।
जैसे कि ये हमारा आप लोग देख सकते हैं, ये वाला जो लंग है लेफ्ट वाला, तो ये हमारा थोड़ा इस शेप में होता है, मतलब कि यहाँ पे जिससे कि हमारा जो हार्ट है वो अच्छे से फिट हो सके। तो आप लोगों ने कभी मतलब सुना होगा कि हमारा हमें हार्ट जो होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। तो या इस वाले मतलब इस वाले शेप में होता है, तो इसको यहाँ पे हम कार्डियक नॉच बोल देते हैं, कार्डियक नॉच, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा हार्ट मतलब फिट हो सके, यहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, ये हार्ट की जगह होती है, इसीलिए हमारा थोड़ा इस शेप में होता है, जिससे कि हमारा जो हार्ट एकदम परफेक्टली प्रेजेंट होता है, और थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ होता है। ये हो जाता है हमारे लंग्स के कुछ पार्ट्स के बारे में। बाकी चलिए इसके लेयर्स के बारे में भी देख लेते हैं कि हमारे लंग्स में कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। बाकी जो हमारे यहाँ पे मतलब दोनों लंग्स होते हैं जो इंक्लोज होते हैं विद इन अ प्लूरल मेम्ब्रेन, यानी कि ये हमारे यहाँ पे जो मतलब साइड साइड में हमारी प्लूरल मेम्ब्रेन पाई जाती है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये वाली जो मेम्ब्रेन आप लोग को दिख रही है, ये हमारी कहलाती है प्लूरल मेम्ब्रेन, जहाँ पे ये इसको प्लूरा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे इंक्लोज होते हैं, यानी कि हमारे पूरे लंग्स को ये कवर करके रखता है, इंक्लोज करके रखता है। तो ये जो ऊपरी लेयर होती है इसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन बोल देते हैं। अब जैसे कि हमारे यहाँ पे जो ये प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, ये हमारी दो में प्रेजेंट होती है, एक हमारी बाहर की तरफ होती है और एक हमारी जस्ट यहाँ पे लंग्स के पास में होती है, यानी ठीक है। तो यहाँ पे जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है इसको हम यहाँ पे बोल देते हैं पेराइटल प्लूरल, ठीक है, जो कि हमारी आउटर लेयर होती है, और जो विसरल प्लूरल होती है जो कि हमारी इनर लेयर होती है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली जो लेयर होती है अंदर की तरफ, ये हमारी होती है विसरल प्लूरल, एंड ये वाली जो होती है ये हमारी होती है पेराइटल प्लूरल। अब यहाँ पे जो हमारी दोनों मतलब की लेयर प्रेजेंट होती है, इसके जो अंदर मतलब बीच वाला पार्ट होता है, इसमें हमारा एक फ्लूइड पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारे एक जो हमारी प्लूरल कैविटी होती है, जिसके अंदर हमारी जो जगह होती है, स्पेस होती है, वहाँ पे हमारी प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है वो एक प्लूरल फ्लूइड को कंटेन करती है, जो कि हमारे मतलब लंग्स को क्या करता है, प्रिवेंट करने में हमारे हेल्प करता है। तो ये हमारी जो मतलब फ्लूइड होता है ये बेसिकली हमारे लंग्स को यहाँ पे सेफ्टी प्रोवाइड करता है, यानी कि थोड़ा सा स्पॉन्जिनेस होता है ना, तो वो हमारे क्या करता है, सेफ्टी को प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। बाकी जैसे शॉक वगैरह एब्जॉर्बेंट वगैरह, ये मतलब कि जैसे धक्का लगता है हमारे बहुत ज़ोर से लग जाता है हार्ट वगैरह में, तो वहाँ पे मतलब दिक्कत ना करे, इसीलिए ये हमारा हेल्प करता है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। बाकी ये हमारी हेल्प करती है इट अलाउ मेम्ब्रेन टू ग्लाइड ओवर वन अनदर ड्यूरिंग ब्रीदिंग। अब जैसे कि हम जब सांस लेते हैं ड्यूरिंग दी ब्रीदिंग, तो उस टाइम पे जो हमारे ये लंग्स होता है जब मतलब फुल कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, जब उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता है, तो यही हमारी जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो ये हमारी हेल्प करती है हमारे लंग्स को मूवमेंट कराने में, मतलब कि ग्लाइड कराने में, जिससे कि इजीली हमारे ये ग्लाइड कर सके, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स इजीली हो सके। तो ये हो जाते हैं इसके कुछ लेयर्स के बारे में। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके लोब्स के बारे में देख लें, तो यहाँ पे हमारे राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं, सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर लोब। लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर, ठीक है। ईच लोब्स इज फर्दरली डिवाइडेड इनटू लोब्यूल्स विच कंटेन एल्वोलाई। अब जैसे कि ये हमारे यहाँ पे जो मतलब कि यहाँ पे राइट लोब्स है, ठीक है। यहाँ पे जो राइट लंग है इसमें हमारे 3 लोब्स प्रेजेंट है, 1 2 3, ठीक है। बाकी हमारे यहाँ पे लेफ्ट वाले में 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, और जो यहाँ पे लोब्यूल्स होते हैं ये हमारा यहाँ पे सुपीरियर लोब कहलाता है, ठीक है, और ये इन्फीरियर लोब कहलाता है। बाकी हमारे जो लोब्यूल्स होते हैं वो हमारे क्या कंटेन करते हैं, एल्वोलाई को कंटेन करते हैं। एल्वोलाई मतलब ये जो इस टाइप की होती है एल्वोलाई, इसको कंटेन करते हैं। बाकी इनर लंग्स में, यानी कि जो अंदर वाला पार्ट होता है लंग्स में, उसमें हमारा ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। एल्वोलाई वगैरह जो हमको रिस्पायरेशन करवाने में, यानी कि सांस लेने में हमारी हेल्प करती है। तो ये हमारी इनर लंग्स के बारे में आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें, इसके लेयर्स, लोब्स वगैरह, पार्ट्स वगैरह सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी अब हम बात कर लेते हैं इसके फंक्शंस एंड फिजियोलॉजी के बारे में। तो पहला यहाँ पे हमारा आ जाता है रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन जो होता है ये बेसिकली हमारे मतलब कि जो गैसेस होती हैं उनको एक्सचेंजिंग के लिए ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, इन दोनों को, यानी कि ये ऑक्सीजन एंड CO2 को एक्सचेंज करता है आपस में, इसके लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑक्सीजन को लेता है बॉडी में और CO2 को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है। जो कि हमारा क्या होता है, लंग्स ऑल्सो फिल्टर आउट डस्ट। अब जो हमारे लंग्स होते हैं ये हमारे जो कोई भी जैसे डस्ट होता है या फिर फॉरेन मटेरियल होता है उसको भी हमारे फिल्टर करने में हमारे लंग्स हेल्प करते हैं।
अब जैसे कि हम ऑक्सीजन यानी कि जब एयर को हम इनहेल करते हैं तो एयर में हमारे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, लेकिन एयर के साथ साथ कुछ डस्ट वगैरह भी होता है जो कि जिसमें हमारे से कुछ बैक्टीरिया वगैरह कुछ अदर पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे इनहेल हो जाते हैं एयर के थ्रू, तो उनको भी ये हमारे फिल्टर करने में हेल्प करता है, जिससे कि हमारे मतलब कि कोई डस्ट वगैरह हो वो हमारे अंदर ना आ पाए, लंग्स उसको वहीं पे फिल्टर कर देता है, तो फिल्ट्रेशन का भी काम करता है। थर्ड आ जाता है यहाँ पे पीएच लेवल। लंग्स हेल्प्स टू रेगुलेट पीएच लेवल बाय रिमूविंग एक्सेस अमाउंट ऑफ H+ आयंस। तो ये मतलब कि जो हमारे कुछ हाइड्रोजन आयंस होते हैं, जो H+ आयंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उनको एक्सेस अमाउंट ऑफ H+ आयन को ये हमारा रिमूव कर देता है, जिससे कि हमारा जो पीएच लेवल है वो मेंटेन रह सके और ये हमारा रेगुलेट हो सके। यानी कि ये हमारा मतलब कि H+ आयंस को बाहर निकलवा देता है जो एक्सेस अमाउंट में होते हैं, मतलब कि ब्रीथिंग के थ्रू ही, और यहाँ पे ये पीएच को मेंटेन करने का भी काम करता है। तो ये हमारे कुछ फंक्शंस हो जाते हैं हमारे किसके, लंग्स के, या फिर इसको हम फिजियोलॉजी भी बोल सकते हैं। बाकी हमारे लंग्स में एक और ऑर्गन होता है डायफ्रागम। डायफ्रागम ठीक है, तो ये हमारा एक डोम शेप्ड मसल्स होता है जो कि हमारे चेस्ट मतलब कि दैट सेपरेट्स द चेस्ट कैविटी, यानी कि जो चेस्ट कैविटी को क्या करता है, सेपरेट करने में हमारे हेल्पफुल होता है डायफ्रागम। तो अब जैसे कि डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारा डायग्राम है, तो ये जो नीचे वाली मतलब कि जो लोअर कैविटी होती है एब्डोमिनल कैविटी, ये वाला ये क्या कर रहा है, ये हमारा डायफ्रागम है, तो जो ये हमारा क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारे सेपरेट करने का काम करता है। तो ये हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, इसी के जो चेस्ट कैविटी है उसको हमारे क्या करता है, सेपरेट करता है। बाकी हमारे जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वगैरह जो होता है लंग्स का, उसमें हमारे हेल्प करता है, जिससे कि जो ब्रीथ है वो इन आउट हो सके, यानी कि हम एक बार सांस ऊपर की तरफ जाती है और नीचे की तरफ, यानी कि एक बार सांस हम लेते हैं फिर एक बार छोड़ते हैं, तो ये हमारी ब्रीथिंग में हमारी हेल्प करता है, यानी कि लंग्स को एक बार रिलैक्स करवाता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, तो उसमें भी हमारी ये हेल्प करता है डायफ्रागम। एंड हेल्प टू इंक्रीज लंग्स वॉल्यूम ड्यूरिंग इनहेलेशन। बाकी हमारा मतलब कि इनहेलेशन के टाइम जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, एयर को जब लेते हैं अंदर, तो ये हमारे लंग्स के वॉल्यूम को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें हम मैकेनिज्म में यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जो कि हमारा एक मेजर टॉपिक है, मेन है मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, यानी कि जो रिस्पायरेशन है इसका क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके से हमारा काम करता है। तो जब भी आप लोगों से मैकेनिज्म पूछा जाता है रिस्पायरेशन का, तो सबसे पहले आप लोगों को रिस्पायरेशन की एक प्रॉपर डेफिनेशन देनी पड़ेगी। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द बॉडी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि ये हमारी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को लेते हैं और अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड हम मतलब निकालते हैं, ठीक है, मतलब कि बिटवीन द बॉडी एंड एनवायरनमेंट। तो ये हमारी एक ऐसी प्रोसेस जो कि एनवायरनमेंट एंड बॉडी के बीच की प्रोसेस होती है, जिस दोनों के बीच में हमारी प्रोसेस होती है, यानी कि बॉडी एंड एनवायरनमेंट के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है उसी प्रोसेस को यहाँ पे हम रिस्पायरेशन बोल देते हैं, सिंपल सी भाषा में। ऑक्सीजन हम एनवायरनमेंट से ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम अपनी बॉडी से निकाल रहे हैं, यानी कि एक्सिट आउट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को दे रहे हैं, ठीक है। एंड इट इन्वॉल्व द कोऑर्डिनेशन ऑफ मल्टीपल ऑर्गन एंड सिस्टम इंक्लूडिंग द लंग्स, डायफ्रागम, रिब केज एंड नर्वस सिस्टम। तो इस प्रोसेस में सभी हमारे ऑर्गन्स का काम होता है, ठीक है, तो इन जिनके बारे में हमने यहाँ पे ब्रीफ में डिस्कस किया हुआ है। बाकी हमारा इसमें नर्वस सिस्टम भी हेल्प करता है। बाकी यहाँ पे एक छोटी सी मतलब कि आप लोग इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं कि हमारी इन्वायरमेंट और बॉडी के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारी ऑक्सीजन इधर बॉडी में जाती है, ठीक है, और CO2 हमारे इन्वायरमेंट में आती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंट एंड बॉडी के बीच में जो कनेक्शन होता है आपस में क्या करते हैं, ये गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। अब हमारी जो यहाँ पे रिस्पायरेशन की मैकेनिज्म होती है, इसको हम बेसिकली 3 स्टेप्स में कवर करते हैं। एक होती है इनहेलेशन, या फिर इसको इंस्पायरेशन भी बोल सकते हैं। सेकंड है एक्सेलेशन, या फिर इसको हम एक्सपायरेशन। एंड थर्ड है गैसेस एक्सचेंज। इसको हमारी कुछ 3 सेवरल स्टेप्स होते हैं जिसमें हमारी मैकेनिज्म चलती है। बाकी अगर एवरेज टाइम देखें ब्रीथिंग का, तो कोई भी नॉर्मल एडल्ट है, ठीक है, जैसे हम लोग हैं, तो कम से कम 1 मिनट में 15 से 18 बार पर टाइम पर मिनट हम या फिर इसको 25 टाइम भी कह सकते हैं। 1 मिनट में हम 15 से 18 टाइम पे क्या करते 15 से 18 बार सांस मतलब लेते हैं और छोड़ते हैं। या फिर अगर कोई भी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मतलब तेज सांस लेने लगते हैं, तो उस टाइम पे हमारे मतलब 25 टाइम भी हम सांस लेते हैं या फिर छोड़ते हैं, ठीक है, 1 मिनट में। फिर चलिए हम पहले देख लेते हैं पहला स्टेप कौन सा है, इनहेलेशन या फिर इंस्पायरेशन भी इसको हम कहते हैं। तो इट इज़ द एंट्री ऑफ एयर इन लंग, एंट्री ऑफ ऑक्सीजन।
यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि एंट्री ऑफ एयर, यानी कि हमारे नॉस्ट्रल के थ्रू, जैसे कि हमारी ये जो नोज़ है, जब इसके अंदर से हम एयर लेके जा रहे हैं तो हमारी कहाँ पे जाती है, लंग्स में जाती है। तो ये हमारी क्या होती है, यहाँ से ही हमारी एयर जो होती है यानी कि ऑक्सीजन होती है वो हमारी एंटर करती है और उसके बाद वो हमारे लंग्स में एंटर करती है हमारी जो ऑक्सीजन होती है। ठीक है, जैसे इनहेल करते हैं तो जो भी एयर हम नोज़ के थ्रू इनहेल करते हैं उसी को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन या फिर इंस्पायरेशन बोल देते हैं। ठीक है, एंड इट इन्वॉल्व्स डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटेंस इंक्रीजिंग लंग कैपेसिटी। और एक चीज़ इसमें होती है कि हमारी एक एक्टिव प्रोसेस होती है, मतलब इसमें थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत हमको पड़ती है, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को खींचते हैं यानी कि अपने अंदर लेके जाते हैं, तो इसमें थोड़ी सी हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसमें कुछ प्रोसेस होती है जिससे कि जैसे हमारा जो डायफ्राम है, ठीक है, तो डायफ्राम जो है ये हमारा क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं अंदर की तरफ खींचते हैं तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है और एकदम सीधा होता है यानी कि फ्लैटेंड होता है। तो चलिए इस प्रोसेस को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। और ये जो डायग्राम है आप लोग को एग्जाम में बना के आना है, क्योंकि हमारा मतलब इसके थ्रू ज़्यादा समझ में आएगा और ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगेगा और समझने के लिए ज़्यादा ईजी भी है। अब जैसे कि जब हम नॉस्ट्रल के थ्रू जब हम सांस लेते हैं, मतलब कि जब ब्रीदिंग या रिस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू जब हम सांस लेते हैं तो एयर जो है वो हमारे अंदर जाती है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो खींचते हैं तो वो हमारी यहाँ से मतलब यहाँ पे भर जाती है, उसके बाद वो हमारे लंग्स में आती है। ठीक है, नॉस्ट्रल के थ्रू हमारे यहाँ पे सब मतलब जो भी आगे जो पाथवे होते हैं उनमें आती है, उसके बाद फिल हो जाती है, फिर उसके थ्रू ही हमारे यहाँ पे लंग्स में एंटर हो जाती है। तो ये प्रोसेस जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, इनहेलेशन कहते हैं। तो जैसे हमारे एयर्स जो है जब लंग्स में भरने लगती है तो वो हमारा क्या होता है, एकदम रिलैक्स हो जाता है, मतलब कि फूल जाता है। तो फूलने की वजह से यहाँ पे हमारे जो डायफ्राम होता है ये थोड़ा सा हमारा क्या होता है, ये डोम शेप का तो होता है, ये हमारा थोड़ा सा फ्लैटेंड हो जाता है। मतलब कि जो हमारा ये डायफ्राम है ये हमारा थोड़ा सा डी शेप में होता है, लेकिन जैसे जैसे हम इनहेल करते एयर को, जैसे हमारे जो लंग्स है जब वो फूलने लगता है तो ये जो हमारा डायफ्राम है ये हमारा थोड़ा सा फ्लैटेंड यानी कि यहाँ पे स्ट्रेट होने लगता है। तो जैसे ही हमारा फ्लैटेंड हो जाता है तो यहाँ पे हमारी अच्छी खासी स्पेस हमको मिल जाती है और उसी की अच्छे खासी यहाँ पे हमारी एयर जो है वो हमारे लंग्स में भर जाती है यानी कि फिल हो जाती है। तो यही चीज़ हमको चाहिए होती है कि जैसे हम एयर को इनहेल कर रहे हैं तो इसी से हमारे जो लंग्स होते हैं हमारे फूलने लगते हैं और यहाँ पे हमारा जो मतलब कि डायफ्राम होता है ये हमारा फ्लैटेंड यानी कि स्ट्रेट होने लगता है और कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। अब आप लोगों को जैसे पता है कि हमारे लंग्स में जो हमारी रिब्स प्रेजेंट होती हैं, तो जो हमारी रिब्स वगैरह हैं ये हमारी थोड़े से एक्सपेंड होते हैं यानी कि थोड़े थोड़े से स्ट्रेच हो जाते हैं, फैलते हैं। और ये जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है यानी कि थोरेसिक कैविटी के अंदर तो हमारे लंग्स होता है ना, तो ये जो थोरेसिक कैविटी होती है इसमें भी हमारे अच्छे खासे हमारी मतलब कि एक्सपैंड हो जाती है, बढ़ जाती है, इनका जो वॉल्यूम होता है वो हमारी बढ़ जाती है। तो इसमें ये सारी चीज़ें हमारी इनहेलेशन प्रोसेस में होती हैं। और जब हम मतलब कि सांस मतलब एयर ले रहे होते हैं, जब एयर को खींच रहे होते हैं तो जो एपिग्लॉटिस जो होती है मतलब कि उस टाइम पे जो हमारी एपिग्लॉटिस होती है वो क्लोज हो जाती है। और जिस टाइम पे हमारे मतलब ब्रीथिंग यानी कि जब हम इनहेल कर रहे होते हैं एयर को, तो उस टाइम पे जो हमारी एपिग्लॉटिस होती है वो हमारे इनहेलेशन टाइम पे वो हमारी क्या हो जाती है, एकदम क्लोज हो जाती है, जिससे कि जो भी एयर हम खींच रहे हैं वो हमारे ट्रैकिया में जाए, ट्रैकिया से हमारी लंग्स में पूरी फिल हो जाए। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हमारा इनहेलेशन का। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस मेन यही है कि इसमें हमारी जो एयर होती है उसको हम खींचते हैं और वो हमारे एयर जो होती है वो हमारे लंग्स में भर जाती है और लेवलाइज वगैरह तक हमारी ऑक्सीजन जो है वो हमारी पहुँच जाती है। ठीक है, फिर हमारा सेकेंड आ जाता है एक्सेलेशन। तो एक्सेलेशन या फिर इसको एक्सपायरेशन भी बोलते हैं। तो इनहेलेशन का उल्टा कर दो, यानी कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्सक्रीट आउट कोई चीज़ कर रहे हैं, यानी कि इसमें हम CO2 को अपने बॉडी से रिमूव कर रहे हैं। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम लंग्स टू द इन्वायरमेंट। यानी कि तो अब इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, CO2 को रिमूव यानी कि अपनी बॉडी से CO2 को निकाल रहे हैं और हमारे इन्वायरमेंट में भेज रहे हैं, जिससे कि मतलब लंग्स से हमारी जो CO2 है वो हमारी रिमूव हो रही है और इन्वायरमेंट में जा रही है। तो बॉडी से CO2 हमारे निकल रही, एक्सीट आउट हो रही है, तो इसी प्रोसेस को यहाँ पे हम एक्सेलेशन बोल देते हैं। अब इसमें भी हमारी कुछ प्रोसेस होती है। इसमें जो हमारा डायफ्राम होता है ये हमारा रिलैक्स हो जाता है एंड ये हमारा डोम शेप में आ जाता है एंड डिक्रीज इन थोरेसिक कैविटी। अब जैसे कि इनहेलेशन में क्या था, हमारा डायफ्राम था वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, ठीक है, और ये हमारा फ्लैटेंड हो रहा था। लेकिन एक्सेलेशन में जैसे ही हमारी जो CO2 होती है जब वो हमारी बाहर निकलती है बॉडी के, तो जो हमारे डायफ्राम होता है ये हमारा डोम शेप में आ जाता है और ये हमारा क्या होता है, एकदम रिलैक्स हो जाता है। और जो थोरेसिक कैविटी होती है इसका जो वॉल्यूम होता है वो हमारे डिक्रीज हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। तो मतलब कि जैसे हम जब मतलब खींच रहे थे एयर को तो हमारा जो लंग्स था वो क्या हो रहा था, फूल रहा था। लेकिन यहाँ पे जब हम बाहर निकाल रहे हैं CO2 को अपनी बॉडी से, तो हमारे जो लंग्स होगा वो हमारे क्या होंगे, वो भी रिलैक्स हो
जाएगा, यानी कि अभी हमारा ये क्या हो गया, थोड़ा सा मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि इसमें से हमारी जो हवा है वो हमारी बाहर निकल रही है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू हमारी बाहर निकल रही है। तो जो हमारा लंग्स होगा वो थोड़ा सा पिचक जाता है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो ये हमारे यहाँ पे जो रिब्स वगैरह भी होंगी वो भी हमारी फ्लैटन यानी कि पतली हो जाती हैं। और जो हमारे एल्वलाइज वगैरह भी होते हैं वो भी हमारे यहाँ पे पिचक जाते हैं, और जो भी सारा का सारा CO2 होता है वो हमारी बॉडी से यहाँ से निकल जाता है, एक्सेल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे इनहेलेशन का अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो यहाँ पे एक्सेलेशन का तो आप लोग अपोजिट कर देंगे तो आप अच्छे खासे यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, बाकी ये सीरीज लिखी हुई है। फिर हमारा जब यहाँ पे CO2 छोड़ते हैं तो जो हमारा एपिग्लॉटिस होता है वो हमारा ओपन हो जाता है, जिससे कि जो एयर होती है वो यानी कि CO2 होती है वो हमारे नॉस्ट्रिल के थ्रू या फिर माउथ के थ्रू हमारे बाहर निकल जाती है हमारी बॉडी से। तो ये हो जाता है एक्सेलेशन या फिर एक्सपायरेशन। फिर हमारे यहाँ पे थर्ड प्रोसेस आ जाता है गैसेस एक्सचेंज। इसमें मतलब कि ये है कि हमारी जो गैसेस कैसे एक्सचेंज हो रही हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन एल्वोलाई ऑफ लंग्स एंड ब्लड। तो ये जो गैसेस एक्सचेंज है इसको थोड़ा सा हम डिटेल्स में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तभी आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो एक तरीके से जो गैसेस एक्सचेंज है ये हमारी बीच की प्रोसेस होती है, यानी कि जो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होता है उसके बीच की प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, गैसेस एक्सचेंज कहलाती है। यानी कि इसमें जो हमारा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है ये अपन पे आपस में एक्सचेंज होते हैं। अब ये होते कैसे हैं चलिए वो देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग इतना तो जान ही गए होंगे कि यहाँ पे जो हमारी एल्वलाई होती है तो ये हमारी क्या होती है, यहाँ से हमारे मतलब ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे ब्लड से सेल्स में पहुँच जाता है, और जो CO2 होता है वो सेल्स से ब्लड में आता है, फिर ब्लड से एल्वोलाइज में, फिर एल्वोलाई CO2 को लंग्स में भेजती है, फिर यहाँ से हमारे एक्सेल्ट आउट हो जाते हैं माउथ के थ्रू। अब जो एल्वोलाइज होती हैं उसमें हमारी दो चीज़ें प्रेजेंट होती है, एक हमारी होती हैं ब्लड कैपिलरीज या फिर ब्लड वेसल्स। तो अब मान लो चलिए इसको हम थोड़ा सा डायग्राम के टर्म में समझते हैं। मान लो ये हमारी पूरी की पूरी ये जो एल्वोलाइज है, ठीक है, और ये हमारी ब्लड कैपिलरीज हो, वो भी मतलब ये चीज़ ये भी है। तो अब मान लो जैसे कि हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी यहाँ से मतलब एल्वोलाइज से हमारी कहाँ पे जाती है, ब्लड कैपिलरीज में। मान लो एल्वोलाइज से हमारी जो ऑक्सीजन है वो हमारे यहाँ पे जाती है ब्लड कैपिलरीज के अंदर। अब मान लो जैसे चलिए इसका पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं, मैकेनिज्म। अब ये जो हमारा एल्वोलाइज होता है, एल्वोलाइज में मतलब प्रेशर पाया जाता है 140 mmHg, ठीक है, और यहाँ में जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं इसमें प्रेशर पाया जाता है 40 mmHg। अब इनमें हमारा मान लो 140 फिर 100 भी कह सकते हैं, तो इसमें हमारा 100 mmHg हमारा यहाँ पे प्रेशर पाया जाता है एल्वोलाइज में, और ब्लड कैपिलरीज में 40 mmHg पाया जाता है। अब जैसे ये वाली प्रोसेस में एक हमारी प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। इसमें डिफ्यूजन प्रोसेस में होता है कि हमारी जो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ कोई भी चीज़ होती है हमारी मूव करती है ऑटोमेटिक। तो अब जैसे कि हमारे एल्वोलाइज में प्रेशर ज़्यादा है एंड इसमें ब्लड कैपिलरीज में कम है, तो यहाँ पे जो हमारी मतलब कि जो एयर होगी, ऑक्सीजन होगी हमारी एल्वोलाइज में, वो हमारी हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ ईजिली मूव कर पाएगी। धीरे धीरे प्रेशर की वजह से जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो हमारे यहाँ पे हमारे ब्लड कैपिलरीज में पहुँच जाते हैं। ये हमें तो इस वाली प्रोसेस को यहाँ पे हम एक्सटर्नल एक्सचेंज बोल देते हैं, और ये हमारी एक पहली प्रोसेस होती है जिसमें हमारे जो ये पहली प्रोसेस होती है जो डिफ्यूजन के थ्रू हमारे एल्वोलाइज से ब्लड में पहुँच जाता है। और जो हमारी मेम्ब्रेन होती है इसको यहाँ पे हम बोल देते हैं एल्वोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन बोल देते हैं इसको। तो ये जो हमारी मतलब कि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है इसको हम एल्वोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन बोल देते हैं, जिससे हमारे जो इसको क्रॉस करके जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो हमारे ब्लड कैपिलरीज में पहुँच जाता है डिफ्यूजन मेथड के थ्रू बाय द मैकेनिज्म ऑफ डिफ्यूजन हाई प्रेशर टू लो। अब यहाँ पे हमारा प्रेशर ज़्यादा था, इसी की वजह से हमारी ईजिली ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड में पहुँच जाती है। अब इसके बाद हमारी ये सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीजन होता है जो हमारी ब्लड में आ गई है वो ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे जाती है सेल्स के अंदर, यानी कि तो इसको हम यहाँ पे बोल देते हैं इंटरनल एक्सचेंज। अब मतलब कि एक्सटर्नल एक्सचेंज यानी कि जो बाहर से ऑक्सीजन एल्वोलाइज से हमारे ब्लड में आ रही है एक्सटर्नल एक्सचेंज, और जो इंटरनल एक्सचेंज जो कि हमारा ऑक्सीजन ब्लड से हमारे सेल्स में आ रहा है इसको हम बोल देते हैं यहाँ पे इंटरनल एक्सचेंज। तो अब यहाँ पे जो मतलब कि ब्लड कैपिलरीज का जो प्रेशर होता है वो हमारा यहाँ पे हो जाता है 140 mmHg। मान लो ये हमारा 100 था, ठीक है, तो 40 पहले इसमें था और 100 इसका आ जाता है, तो 140 mmHg इसका प्रेशर हो जाता है। तो यही हमारा क्या हो जाता है, ये हाई कंसनट्रेशन का हो गया, और ये हमारा नॉर्मल 40 mmHg का रहता है। तो यहाँ से भी हमारी ब्लड कैपिलरीज से भी हाई कंसनट्रेशन में हमारी ऑक्सीजन आती है, हमारे कहाँ पे सेल्स में पहुँचती है। तो इसको यहाँ पे हम बोल देते हैं इंटरनल एक्सचेंज, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर हमारा इसका सेम रहेगा किससे, हमारे एल्वोलाई से, जब ये हमारा गैस को कहाँ पे पहुँचाता है, हमारे सेल्स में। तो ये हमारा हो जाता है इंटरनल एक्सचेंज, या फिर इसको हम सेलुलर रिस्पायरेशन भी बोल देते हैं। तो जब यहाँ पे सेल्स में ऑक्सीजन पहुँच जाती है तो हमारा जो सेल्स होता है वो हमारे सेल ऑक्सीजन को यूज़ करके हमारा क्या बना देता है, ग्लूकोज, हमारा ATP यानी कि एनर्जी फॉर्म कर देता है।
एनर्जी हमारी यूज़ हो जाती है बॉडी में, और जो बचा कुचा वेस्ट मटेरियल होता है CO2 उसको वापस हमारे कहाँ पे भेज देता है, ब्लड कैपिलरीज में वापस CO2 को भेज देता है हमारा सेल। तो नॉर्मली हमारे जो ब्लड कैपिलरीज में जब CO2 जाती है तो नॉर्मली वो हमारी एल्वेलाइज में चली जाती है, फिर एल्वेलाई जो होती है उसको फर्दरली लंग्स में भेजता है, फिर लंग्स से वो हमारी कहाँ पे बॉडी से एक्सेल आउट मतलब कि हो जाती है, मतलब कि निकल जाती है हमारी बॉडी से थ्रू द सेम प्रोसेस डिफ्यूजन मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये हमारा गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी, जितना भी आप लोगों ने पढ़ा, अगर इससे रिलेटेड कोई भी आप लोग को डाउट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी हमारा यहाँ पे एक और टॉपिक आ जाता है छोटा सा, रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, यानी कि जो हमारी रिस्पायरेशन है उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं। तो मतलब यहाँ पे एवरेज रेट जो होता है रिस्पायरेशन का वो हमारे अबाउट 15 to 18 पर मिनट होता है हमारे एडल्ट्स में। ठीक है, अब ये हमारे रेगुलेट किया जाता है कुछ 3 चीज़ों से, नर्वस सिस्टम एंड केमिकल कंट्रोल एंड सम फैक्टर्स। तो पहले यहाँ पे हमारा आ जाता है नर्वस सिस्टम के थ्रू कैसे इसको हम रेगुलेट या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए वो देख लेते हैं। तो नर्वस सिस्टम में हमारी 2 तरीके से रेगुलेशन होती है, एक होती है हमारी वॉलेंट्री, एक होती है हमारी ऑटोमेटिक कंट्रोल। वॉलेंट्री का मतलब होता है वॉलेंट्री कंट्रोल, यानी कि जो हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी खेल में करते हैं ना कि जैसे सांस रोक के दिखाओ, या फिर सांस बहुत ज़्यादा तेज खींच के कितनी भर पा रहे हो आप सांस, उसको करके दिखाओ, या फिर सांस छोड़ के दिखाओ। ये सारी चीज़ें हमारी कंट्रोल में होती है, उसको हम बोल देते हैं वॉलेंट्री कंट्रोल। ऑटोमेटिक कंट्रोल यानी कि जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जो खुद से कंट्रोल हो रही हो, हमारे कंट्रोल से ना चल रही हो, तो उसको हम बोल देते हैं ऑटोमेटिक कंट्रोल, जो कि ऑटोमेटिक मोड पे हो। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कंट्रोल में हमारी माइंड में यानी कि ब्रेन में 2 चीज़ें पाई जाती हैं, एक होता है हमारा यहाँ पे मेडुला ऑब्लिंगेटा और एक होता है पॉन्स। तो जो मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है ये हमारा एक प्राइमरी रिस्पायरेटरी सेंटर होता है, यही हमारे मतलब कि ब्रीथिंग के रेट को, उसके डेप्थ को, यही हमारी सारी चीज़ों को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, यानी कि ये हमारा सब कुछ कंट्रोल करता है। पॉन्स ये हमारा सेकेंडरी रिस्पायरेटरी सेंटर होता है, जो कि हमारे ब्रीदिंग रिदम को यहाँ पे रेगुलेट करता है, यानी कि कंट्रोल करता है, यानी कि कितने रिदम से सांस ले रहे हो उस चीज़ को हमारे यहाँ पे पॉन्स, यहाँ पे सेकेंडरी रिस्पायरेटरी सेंटर ये हमारा कंट्रोल करने में हेल्प करता है। फिर हमारे यहाँ पे 2 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, एक होता है कीमो रिसेप्टर, एक होता है स्ट्रेच रिसेप्टर्स। तो कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं, तो जो कीमो रिसेप्टर्स हैं यानी कि जो हमारा ऑक्सीजन या फिर CO2 का जो लेवल होता है वो मतलब कम ज़्यादा हो रहा है, उसमें जो भी चेंज होता है उसको डिटेक्ट, यानी कि यहाँ पे कंट्रोल मतलब कि चेक करते रहते हैं उसके लेवल को, एंड सिग्नल्स को यहाँ पे सेंड करते रहते हैं। जो भी मतलब उसको डिटेक्शन में जो भी चेंज मिलता है वो सिग्नल को वो हमारे रिस्पायरेटरी सेंटर में ही हमारा भेजता रहता है। फिर आ जाता है सेकेंड स्ट्रेच रिसेप्टर्स। तो ये हमारे बेसिकली लंग के वॉल्यूम को, यानी कि लंग्स के वॉल्यूम को डिटेक्ट करते हैं, जो भी उसमें मतलब कम ज़्यादा हुआ होता है, ज़्यादा वॉल्यूम होता है, फिर डिक्रीज़ हुआ होता है वॉल्यूम, उस मतलब को उस सिग्नल को हमारे सेंटर्स में, हमारे रिस्पायरेटरी सेंटर में हमारा सेंड करता रहता है। तो ये हो जाती है कुछ इसके रिसेप्टर्स। अब इसके कुछ केमिकल एंड कंट्रोल्स हैं। तो बाकी अगर इसमें मतलब कि ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जैसे CO2 या फिर ऑक्सीजन ये हमारे कम ज़्यादा होते हैं, तो ये भी हमारे रिस्पायरेटरी मतलब पे इफेक्ट डालते हैं उस पर, एंड pH भी हमारा ये डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी इसके कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं। तो मान लो जैसे कि ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारा ब्रीथिंग का रेट होता है वो हमारा बढ़ जाता है, और उसमें जो मतलब कि या फिर इमोशंस, हमारे इमोशन कंट्रोल में नहीं होते, तो उस टाइम पे हमारी ब्रीदिंग के रेट में हमारी ऊपर नीचे हो जाती हैं। एटीट्यूड्स की वजह से, टेम्परेचर की वजह से हमारी जो ब्रीदिंग होती है वो हमारी कम ज़्यादा होने लगती है। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे ब्रीदिंग या फिर रिस्पायरेशन में अफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये सिंपल सा ही है, इतना छोटा सा ही टॉपिक है, बस आप लोग ये याद रखिएगा। इसमें हमारे 3 होते हैं, तो एक होता है नर्वस सिस्टम, केमिकल कंट्रोल एंड सम फैक्टर्स। तो ये नर्वस सिस्टम हो गया, ये हो गया हमारा यहाँ पे केमिकल कंट्रोल, और ये हो गया हमारे कुछ अदर फैक्टर्स के बारे में। अब यहाँ पे एक और टॉपिक आ जाता है यहाँ पे हमारा लंग्स वॉल्यूम। अब ये उस चीज़ को रेफ़र करता है कि हमारी कुछ अमाउंट ऑफ एयर होती है जो हम यहाँ पे सांस लेने टाइम पे हम ले रहे होते हैं। अब ये हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पहला यहाँ पे हमारा आ जाता है टाइडल वॉल्यूम, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम TB भी बोल सकते हैं। तो द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग अप्रॉक्सीमेटली 500 ml। अब मान लो जैसे कि हमारा जो नॉर्मली हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इसमें जो हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 मतलब कि निकाल रहे हैं बॉडी से, तो उसी को हम यहाँ पे बोल देते हैं टाइडल वॉल्यूम।
यानी कि ये हमारा एक टाइडल वॉल्यूम है, यानी कि ये हमारा एक अमाउंट होता है कि हम मतलब कि कुछ अप्रॉक्सीमेटली टाइम में हम कितनी एयर ले रहे हैं और कितनी एयर छोड़ रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग टाइम। तो उस टाइम को या फिर उस अमाउंट को यहाँ पे हम टाइडल वॉल्यूम बोल सकते हैं। और ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली हमारे 500 ml होता है, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो 500 ml हवा को यहाँ पे हम इनहेल करते हैं, 500 ml हवा को यहाँ पे हम एक्सहेल आउट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है टाइडल वॉल्यूम। फिर सेकंड आ जाता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको हम IRV बोल सकते हैं। तो इट इज़ द एडिशनल एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन। इंस्पिरेटरी मतलब यहाँ पे क्या होता है, इनहेलेशन। अब इसमें ये होता है कि मतलब कि जैसे हमने नॉर्मली एयर ली हमने 500 ml, लेकिन 500 ml हवा लेने के बाद भी हम उसके बाद भी अप्रॉक्स कितनी हवा ले सकते हैं, तो वो उस वॉल्यूम को यहाँ पे हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोल सकते हैं। रिजर्व मतलब बचा के रखना। ठीक है, तो मतलब कि 500 ml हवा लेने के बाद भी हम कितनी हवा ले सकते हैं, तो वो हमारी अप्रॉक्स हो जाती है, यानी कि नॉर्मल हवा लेने के बाद हम कितनी हवा खींच सकते हैं, उसी को यहाँ पे हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोल देते हैं। अप्रॉक्स 2500 से 300 ml 3000 ml तक हम यहाँ पे नॉर्मली हम हवा को खींच सकते हैं एक्स्ट्रा, यानी कि इतनी हवा हम यहाँ पे रिजर्व कर सकते हैं। तो इसको हम बोल देते हैं IRV। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड आ जाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो एक्सपायरेटरी मतलब एक्सेलेशन सॉरी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम कितनी हवा एक्सेल आउट कर सकते हैं, यानी कि नॉर्मली हम एक्सेल कर रहे हैं, इनहेलेशन के बाद हम एक्सेल आउट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम कितनी मतलब कि एक्स्ट्रा अमाउंट में कितनी एक्सेल आउट और कर सकते हैं। तो अप्रॉक्स ये हमारी 1000 से 1200 ml हम और ज़्यादा एक्सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी हो जाती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर फोर्थ आ जाता है हमारा यहाँ पे रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम को हम शॉर्ट फॉर्म में RV भी बोल सकते हैं। अब रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है, मान लो जैसे कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, यानी कि जैसे एक्सेलेशन टाइम पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमने हवा निकाल दी। ठीक है, बाहर CO2 निकाल दिया है, सिट आउट कर दिया, लेकिन तब भी हमारे यहाँ पे जो मिनिमम टू मैक्सिमम हमारे लंग्स में तब भी हमारी कुछ हवा बची रहती है, वो अप्रॉक्स हमारे 1200 ml रहती है। ठीक है, जो कि हमारी लंग्स में रिमेन यानी कि बची हुई होती है, यानी कि कितना भी दम लगा के आप एक्सेल आउट कर दो हवा को, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत जो मतलब कि एयर होती है 1200 ml अप्रॉक्स हमारे लंग्स में रहती ही है। ये हो जाता है हमारा कुछ लंग्स वॉल्यूम के बारे में। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है लंग्स कैपेसिटी। अब जैसे कि आपने यहाँ पे लंग्स मतलब एयर को यहाँ पे इनहेल कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे इनहेलेशन कर लिया, लेकिन आपके लंग्स में कितनी कैपेसिटी है कि वो उसको रिजर्व करके रख सकती है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम लंग्स कैपेसिटी में पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ पे आ जाती है टोटल लंग कैपेसिटी TLC। तो इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ एयर इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन। मतलब कि हमारा टोटल अमाउंट होता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कितनी हवा को यहाँ पे लंग्स में मतलब इनहेल कर सकते हो। अब ये हमारी एक तो टोटल भी है और एक हमारी मैक्सिमम भी है, तो इसमें हमारी सारी ही आ जाती है TLC में। जैसे कि हमारी TV भी, जैसे कि टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम में सभी कुछ हमारे TLC में ही आ जाता है। तो अप्रॉक्स हमारी 6000 ml तक हमारी लंग्स में हवा हम भर सकते हैं। तो इन सब की हवा को मिलाया जाए, यानी कि इन सब जितना हमने यहाँ पे इनहेल किया है, तो इन सबको यहाँ पे मिलाया जाए तो वो हमारे कितना अप्रॉक्स हो जाता है, 6000 ml तक हम अपने लंग्स में हवा को भर सकते हैं। यानी कितने अमाउंट तक, टोटल अमाउंट हमारा कितना होता है 6000 ml। मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतनी हवा हम इनहेल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया, ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी होती है लंग्स में, ठीक है, कितनी हवा इसमें भर सकती है। फिर हमारा सेकंड आ जाता है यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी, यानी कि VC। तो इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन। अब मान लो जैसे कि यहाँ पे टोटल हवा, मान लो हमारी टोटल हवा कितनी है 6000 ml है, तो उतनी हवा हमने खींच ली, 6000 ml खींच ली, लेकिन बाद में मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम इनहेलेशन करने के बाद कितनी टोटल हवा हम बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि अप्रॉक्सली कितना निकाल सकते हैं। तो VC में जैसे कि हमारे टाइडल वॉल्यूम, IRV ERV सब कुछ आ जाता है, तो इसमें हमारे 500 प्लस 3000 प्लस 1200 हमारे कितना हो गया 4700, यानी कि 4700 ml तक हम यहाँ पे 4700 ml तक हम यहाँ पे क्या करते हैं, हवा को बाहर निकाल सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक्सहेल आउट कर सकते हैं। तो हमारी ये टोटल एयर है, यानी कि हमारी जो 4700 हमारी अप्रॉक्स टोटल
टोटल एयर होती है इन सबको ऐड करके जितनी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं बॉडी से एक साथ, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है वाइटल कैपेसिटी। इस तरीके से हम इसको यहाँ पे इसकी कैपेसिटी को देख सकते हैं। फिर हमारा थर्ड आ जाता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC, तो टोटल अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन। तो मान लो इसमें हमारी मतलब कि नॉर्मल एयर जो है, नॉर्मल ऑक्सीजन, नॉर्मल एयर जो है वो हम एक्सहेल कर रहे हैं, मतलब टोटल जितना हमारे यहाँ पे टोटली है, तो जितना हम एक्सहेल कर रहे हैं उसके बाद भी हमारे यहाँ पे 2400 ml हमारे लंग्स में बची हुई होती है, यानी अप्रॉक्स हमारी 2400 ml हमारे लंग्स में रिमेन रहती है हमारी जो एयर है, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बोल सकते हैं। फिर फोर्थ आ जाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, यानी कि IC, द टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन, यानी कि हमारा टोटल अमाउंट होता है एयर का जिसको हम इनहेल करते हैं आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद में, तो वो हमारी अप्रॉक्स हो जाती है 3600 ml, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है लंग्स कैपेसिटी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बाकी ये थोड़े से कन्फ्यूजिंग है, आई नो, बट यहाँ अगर आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। फिर हमारे यहाँ पे लास्ट में 2 और छोटे छोटे से टॉपिक्स बचते हैं। एक हमारे यहाँ पे आ जाता है आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन। इसकी बस आप लोग डेफिनेशन पढ़ लेंगे उतना सफिशिएंट रहेगा, बाकी इसके एग्जांपल्स में दिए गए हैं। अब मान लो ऐसे कभी किसी को दिक्कत हो जाती है ब्रीदिंग में, रिस्पायरेशन में, मतलब वो नॉर्मली सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसको कुछ आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन प्रोवाइड की जाती है जिससे कि उसका जो मतलब सांस लेने का जो ऑक्सीजन जो है उसको नॉर्मली मतलब उसके जो ऑक्सीजन लेवल है वो हमारा नॉर्मल हो सके, मेनटेन हो सके, तो उसके लिए कुछ आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन प्रोवाइड किए जाते हैं उसको, अगर किसी को भी ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होती है। जैसे कि पहला हमारे यहाँ पे आ जाता है वेंटिलेशन। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा वेंटिलेशन में मतलब मास्क लगा देते हैं जिससे कि अगर थोड़ा बहुत भी खींचेगा तो उससे मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे पहुँच जाती है, ठीक है, जिसको यहाँ पे डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग में। तो इतना बस देखिए कि मतलब ऑक्सीजन जो मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह रहता है, लगाया जाता है, वेंटिलेशन पे लोग आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन प्रोवाइड करने के मेथड्स होते हैं। अब ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल आता है मैकेनिकल, मैनुअल रेसोसिएशन एंड वेंटिलेशन, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा आ जाता है सेकेंड रेसोसिटेशन वेंटिलेशन। तो ये हमारी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें क्या होता है, रिस्टोर नॉर्मल ब्रीथिंग, इसमें नॉर्मल ब्रीथिंग को यहाँ पे रिस्टोर किया जाता है। ये जो वेंटिलेशन मतलब ये मेथड जो होता है ये बेसिकली हमारे जैसे कि किसी को नॉर्मल ब्रीदिंग है उसको रिस्टोर में हेल्प करती है, सर्कुलेशन में हेल्प करती है, और जो जैसे कोई बेहोश पर्सन होता है उसमें मतलब सांस लेने में उसको होश में लाने में हेल्प करती हैं, एंड किसी की ब्रीदिंग अगर रुक के मतलब रुकती है तो उसमें हमारे हेल्प करती हैं। एंड हुज हार्ट हैज़ स्टॉप ब्रीदिंग, तो अगर किसी का जो मतलब हार्ट है अगर स्टॉप हो जाता है ब्रीदिंग, मतलब ब्रीदिंग वो नहीं ले पा रहे हैं अच्छे से, तो उसमें भी हमारी ये हेल्प करती है। अब जैसे कि हमारा एग्जाम्पल आ जाता है CPR, कार्डियो पल्मोनरी रेसोसिएशन, ठीक है, तो ये हो जाता है इसका एग्जाम्पल। तो आई होप आप लोगों के सभी टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई, आई नो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो आज हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।